सभी को मेरा नमस्कार जोहार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। साथियों, हम झारखंड जीके की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस कड़ी में हम झारखंड के जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम देखेंगे पहला जो जनजाति है वो संथाल जनजाति है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा ओपनली डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सारा चीज आपके बीच में हम खोल करके प्रस्तुत कर देंगे, सब चीज परोस करके रख देंगे, A to Z आपको बता देने वाले हैं। भैया, आप झारखंड दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी काम आ जाएगा। झारखंड उत्पाद सिपाही का आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी काम आ जाएगा। झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी काम आ जाएगा। झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी काम आ जाएगा। और जेपीएससी का भी तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें भी ये काम आ जाएगा, क्योंकि डिटेल चीजें हम यहां पे रखे हुए हैं, शामिल किए हुए हैं। तो आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरे तरफ से वादा है। कुछ भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है, बस ये उम्मीद आपको देते हैं, भरोसा देते हैं, विश्वास देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया था झारखंड के जनजाति के बारे में, जब हम चर्चा कर रहे थे सारा चीज बता दिए। इससे पहले वो वीडियो है, जाकर के यदि आप देख लेते हैं तो अति उत्तम हो जाएगा, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, खुश हो जाइएगा। और यहां से आप देखना शुरू कर दीजिए कि भैया आगे हम क्या क्या देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम सारी चीजों को याद रख पाएंगे, सब चीज आपको हम A to Z बता देंगे। तो घबराइए मत, टेंशन मत करिए, बिंदास हो जाइए। एग्जाम आते आते सारा कंटेंट आपको यहां से मिल जाने वाला है। मस्त रहिए, चिल रहिए भैया। सबसे पहले हम शुरू करते हैं संथाल जनजाति के बारे में। भैया यहां पे देखिए, संथाल जो है ना वो सुव्यवस्थित गांव में रहते हैं। ये जनजाति गांव में निवास करने वाले हैं, ना ही घुमंतु है ना ही और कुछ है भैया। ये गांव में सुव्यवस्थित तरीके से रहते हैं, ध्यान रखिएगा। गांव के बीच में इनका मांझी थान होता है। क्या होता है? गांव के बीच में क्या होगा? मांझी थान होगा, जिसको आप लोग यदि अपने गांव के भाषा में देखते होंगे तो या तो चौक होता है या चबूतरा होता है। उसी तरह से इनके गांव में, यानी कि संथाल लोग जिस गांव में रहते हैं वहां पे बीच में एक मांझी थान होता है। सबको याद रखना है। जहां गांव का मांझी पूजा पाठ करता है, वहां क्या करता है भैया? गांव का जो मांझी होता है ना, वो वहां पे पूजा पाठ करता है। मांझी थान, मांझी हड़ाम बोंगा, ये आप रखिएगा, हड़ाम या हराम कुछ भी कहिए, हड़ाम बोंगा का निवास स्थान माना जाता है। जो मांझी थान होता है वो क्या माना जाता है? तो मांझी हड़ाम बोंगा का निवास स्थान माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, मांझी थान को क्या माना जाता है या मांझी थान क्या होता है? तो क्या होगा? मांझी हड़ाम बोंगा का निवास स्थान माना जाता है, ध्यान रखिएगा। गांव की पंचायत में प्रायः यही बैठकी जो होता है ना, बैठते लोग हैं वो कहां? मांझी थान के पास बैठते हैं। ध्यान रखिएगा, 3-4 चीजें हमने क्या बताया। गांव जो होता है, गांव के बीच में मांझी थान होता है। मांझी थान में मांझी पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत क्लियर है। दूसरी बात हमने बताया कि जितने भी बैठकें होंगे, जितने भी पंचायत होंगे, जितने भी मीटिंग होंगे, सब मांझी थान के पास ही जगह होता है, वहां पे होगा। क्लियर हो गया होगा, है ना? चलिए आगे हम बताते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति क्या है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है भैया? झारखंड में बहुत सारे जनजाति हमने बताया, 32-33 जनजाति, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी किसका है? संथाल जनजाति का है। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल नंबर 1 में इसीलिए हमने रखा है भैया कि संथाल जनजाति झारखंड के जनजाति की दृष्टि से सबसे पहला जनजाति है। क्लियर हो गया। चलिए सर आगे हमको लेकर के चलिए, आगे कुछ पॉइंट हमको यहाँ पे बता दीजिए, हम बता देंगे आपको। हमने क्या कहा? जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति जो है ना वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है सर? सबसे बड़ी जनजाति है। ये मुख्य रूप से झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में रहते हैं, निवास करते हैं। कहां पे? नाम से ही क्लियर हो गया, संथाल जनजाति, यानी कि संथाल परगना में निवास करते होंगे। बिल्कुल करते होंगे। अच्छा जी, कुछ कुछ और जगह निवास करते हैं। हमने क्या देखा कि संथाल परगना में निवास करेंगे, यानी कि झारखंड में 5 परगना है, जिसमें संथाल परगना में संथाल जनजाति निवास करते हैं। लेकिन भैया क्या उनका फिक्स जगह है? नहीं भाई साहब, और भी कुछ जगह में मिलते हैं। हमारे भी करीबी बहुत सारे लोग हैं संथाल जनजाति से। भैया आपको बता देते हैं, धनबाद का एरिया, बोकारो का एरिया, गिरिडीह, देखिए भैया मेरा ही एरिया है, गिरिडीह का एरिया, हजारीबाग का एरिया,
चतरा में भी, कोडरमा में भी और पूर्वी सिंहभू, पश्चिमी सिंहभू आदि जिले में भी ये निवास करते हैं। यानी कि मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है सर? तो मुख्य रूप से याद रखिएगा संथाल जनजाति संथाल परगना के क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ और जिला है जैसे धनबाद का, बोकारो का, गिरिडीह का, चतरा का, हजारीबाग का, पूर्वी सिंहभू का, पश्चिमी सिंहभू का, वहां पे संथाल जनजाति निवास करते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आगे क्या है? निवास करती है। और ये प्रजातीय दृष्टि से यदि हम देखा जाए तो संथाल जनजाति जो है ना, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आते हैं। यानी कि क्या है, किस प्रजाति में आते हैं? प्रजाति यानी कि सभी जाति धर्म का एक प्रजाति बना हुआ है। ऐसे ही संथाल जनजाति यदि प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पीए में आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड पीए में आते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बात को पूछा गया है। श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड की श्रेणी में रखा जाता है। किसको भैया? संथाल जनजाति को। किसको? संथाल जनजाति को। इसके आगे देखिए, इसकी अपनी भाषा भी है। क्या है वो भाषा? भाषा का नाम क्या है? संथाली भाषा है। प्यारा सा भाषा है, बहुत न्यारा भाषा है, सुन करके मन हरियर हो जाता है भैया। तो संथाल जनजाति का क्या है? भाषा का नाम संथाली है। क्या है? संथाली है। अच्छा, संथाली गाना सुने हैं कि नहीं? बिल्कुल सुने होंगे भैया, मन हरियर हो जाता है, सुन करके देखिएगा कभी। हाँ, चलिए, तो हमने भाषा भी देख लिया। क्या देख लिया? संथाली भाषा है भैया। और ये प्रजातीय दृष्टि से किस में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आता है। किस में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। अच्छा, संथाली जनजाति का भाषा संथाली है, बिल्कुल है। अच्छा, संथाली भाषा है तो उसका लिपि भी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। सर, हम अंग्रेजी का लिपि जानते हैं, रोमन होता है। हिंदी का लिपि जानते हैं, देवनागरी होता है। भैया संथाली भी एक भाषा है तो उसका भी एक लिपि होगा। क्यों सर, क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? भाई साहब, इसीलिए कह रहे हैं कि जितना भी भाषा आज तक हुआ है सभी का अपना एक लिपि है, या तो किसी के ऊपर आश्रित है या अपना स्वतंत्र लिपि है। तो संथाली एक भाषा है तो इसका भी लिपि होगा, लेकिन उसका नाम क्या है सर? देवनागरी है क्या? ना भैया, गलती मत करिएगा। संथाली लिपि जो है उसका लिपि का नाम क्या है? ओल चिकी लिपि है। क्या है? ऑल चिकी। ऑल चिकी, ऑल मतलब सभी, मान लीजिए, ऐसे याद रखिएगा। ऑल चिकी माने क्या है? सब चकाचक है। क्या है? ऑल चकाचक, यानी सब मस्त है। संथाली भाषा में सब मस्त है, ऐसे हम याद किए हैं भैया। संथाली भाषा का लिपि क्या है? ऑल चिकी, ऑल चकाचक। ठीक है, अब याद रखें। हो गया याद ये? चलिए आगे हम आपको लेकर के चलते हैं भैया। अब क्या है? संथाली भाषा में गोत्र का भी प्रचलन है। क्या है? गोत्र का भी प्रचलन है, जिसमें 12 गोत्र में विभाजित है संथाली समाज। कितने में? संथाली जनजाति 12 गोत्र में विभाजित है, जिसमें क्या क्या आएगा भैया? तो मुर्मू आते हैं। क्या आते हैं? मुर्मू आते हैं, हंसदा आते हैं, सोरेन आएंगे, हेम्ब्रम आएंगे, किस्कू आएंगे, बासेक आएंगे, और क्या है? बेसरा आएंगे, बेसरा पोरिया आएंगे, और टुंडू आएंगे, और क्या है? गेंडूवार आएंगे, और चोड़े आएंगे, और मरांडी आएंगे। यानी कि क्या इतने सारे गोत्र हैं सर संथाल जनजाति में? जी हाँ भैया, संथाल जनजाति का ही ये गोत्र है। अब कहेंगे सर, हेमंत चाचा जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो क्या संथाल जनजाति से हैं क्या? भैया बिल्कुल संथाल जनजाति से हैं। उनका गोत्र क्या है? सोरेन। आप देखे होंगे, देखिए हेमंत सोरेन लिखते हैं, तो सोरेन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल हो जाएगा संथाल जनजाति से। सर, बाबूलाल मरांडी जो पहला मुख्यमंत्री रहे थे झारखंड का, क्या वो भी इसी जनजाति से हैं? भैया बिल्कुल, देख लीजिए मरांडी, बाबूलाल मरांडी। हाँ, तो बहुत सारे लोग आप रिलेट करिएगा, आपका दोस्त यारी भी होगा इसी जनजाति से। भैया सबको मेरा जोहार है, नमस्कार है भाई साहब। मेरा भी कितना सारा दोस्त इसी जनजाति से है। मजा आता है, बात करते हैं, मिलते हैं, जब भी मुलाकात होती है शानदार होती है, मस्त हो जाते हैं, मजा आ जाता है भैया। चलिए क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब हम आपको बात करते हैं कि संथाल जो है ना सुव्यवस्थित गांव में रहता है। गांव के बीच में इसका मांझी थान होता है भैया। और यहां से हमने क्या कर दिया? ये चीजें क्लियर कर दिया है। अब आपके बीच में हम लेकर के चलते हैं। कहां लेकर के चलेंगे सर? थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे और यहां पर आपको हम लेकर के चलते हैं।
ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा रिपीट हो गया था, कोई बात नहीं है। पंचायत भी पराया यहीं बैठती है, कहां बैठेगा तो मांझी थान के पास बैठेगा, ये हमने क्लियर कर लिया है। उसके बाद क्या है, गांव के बाहर एक किनारे पर क्या होता है, सखुआ या महुआ का पेड़ से क्या है, झुरमुट के बीच में जाहिर थान होता है। कहां पे भैया, झुरमुट किसको कहते हैं तो आपको हम बता देते हैं। मान लीजिए ये सखुआ का पेड़ है, क्या है, सखुआ का पेड़ है, और ये भी क्या है, सखुआ का पेड़ है। और जहां सखुआ का पेड़ नहीं होता है वहां महुआ का पेड़ होता है। किसका, महुआ का, वही महुआ का फूली है भैया, महुआ दारू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सखुआ का पेड़ है। और यहाँ झुरमुट जो कहा गया है ना, महुआ पेड़ों के बीच में, झुरमुट के बीच में जाहिर थान होता है, जहां जाहिर एरा अतिरिक्त स्थानों के अन्य प्रमुख देवी देवता का निवास होता है। और यही क्या होता है, पेड़ के चारों तरफ ऐसे होता है, मिट्टी वगैरह लगा होता है, और यहीं पे जाहिर थान होता है। क्या होता है, जाहिर थान होता है। ये चीजें क्लियर हो गया होगा। यहीं पे जाहिर एरा क्या होता है, जहां जाहिर एरा के अतिरिक्त संथालों के अन्य प्रमुख देवता, यानी कि जाहिर एरा क्या है, उनका देवता है, क्या है, जो देवता है, संथाल जनजाति का देवता है जाहिर एरा। भैया ध्यान रखिएगा नाम को। उसके अलावा जो अन्य प्रमुख देवी देवता होते हैं ना, वो भी वहां निवास करते हैं। कहां पे, जाहिर थान में, जो सखुआ का पेड़ के पास होता है या महुआ के पेड़ के पास होता है जाहिर थान, वहां पे निवास करते हैं जाहिर एरा जो देवता हैं, और अन्य प्रमुख देवता देवी देवता जो हैं वो भी निवास करते हैं। अब आप पूछेंगे कि इनका कोई सर्वोच्च देवता होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे भैया, क्यों नहीं होंगे, सर्वोच्च देवता भी होते हैं संथाल के, जिसका नाम यदि आप देखेंगे तो क्या है, मरांग बुरु है। क्या है, मरांग बुरु जो सर्वोच्च देवता मानते हैं संथाल जनजाति को लोग, तो मरांग बुरु हो जाएगा। क्या होगा, मरांग बुरु होगा। तो चलिए इसके आगे, इन्हें और कुछ नाम से जानते हैं क्या, बिल्कुल नाम से जानते हैं। मरांग बुरु उसका अपने भाषा में नाम है, और वैसे लोग ठाकुर जी भी कहते हैं। तो भैया ठाकुर जी को प्रणाम है, नमस्कार है, ठीक है। तो ठाकुर जी भी कहा जाता है किनको, मरांग बुरु को। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि मरांग बुरु जो संथाल जनजाति के प्रमुख देवता हैं, उनको और किस नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा ठाकुर जी। तो भैया आप ठाकुर जी को क्लिक करिएगा, टिक करिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। गांव के मुखिया का घर के बीच में मांझी थान के पास होता है, और कहां होता है, ठाकुर जी भी कहा जाता है, और गांव के मुखिया का घर जो है ना उसके बीच में होता है, और वहीं मांझी थान होता है, वही रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है। आगे हम आपको ले चलते हैं। अब जानते हैं संथाल का जो आर्थिक जीवन है ना, क्या है देख लीजिए। संथालों का आर्थिक जीवन अन्य जनजातियों की तरह से क्या होता है, अभावग्रस्त होता है। आर्थिक जीवन कहने का अर्थ क्या है भैया, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, उतना पैसा कौड़ी नहीं होता है, उतना अमीरी नहीं होते हैं, सादा जीवन उच्च विचार वाले संथाल जनजाति के लोग होते हैं। दिल बड़ा साफ होता है, दिल जो है ना बड़ा साफ होगा, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, सीमित संसाधन में भी संतोष करते हैं और अच्छे से जीवन यापन करते हैं। यह है संथाल समाज, संथाल जनजाति के लोग। यानी कि अन्य जो जनजाति है ना उसके ही जैसा ये भी आर्थिक रूप से अभावग्रस्त का जीवन जीते हैं। कृषि ही इसकी क्या है, आजीविका का मुख्य आधार है। भैया क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, खेती करते हैं, गृहस्थी करते हैं, खेती कार्य करके अपना जो है गुजर बसर करते हैं। धान इनकी मुख्य फसल है। क्या उगाते हैं भैया, धान। झारखंड में तो इसके अलावा ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो धान भी इसका मुख्य फसल है। और इसका भोजन क्या होगा, सादा एवं साधारण होता है, ना कोई इसको चाहिए रसगुल्ला और रसमलाई, साधारण सा खाना ये लोग खाते हैं और जीवन यापन करते हैं। चावल इनका क्या होगा, मुख्य भोजन होगा। धान की खेती करेगा तो खाएगा क्या भैया, चावल ही खाएगा, तो चावल क्या है, मुख्य भोजन हो गया। और पोचाई जिसको कहते हैं चावल की शराब, और इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको भैया, मांडी कहते हैं। क्या कहते हैं, मांडी कहते हैं या पोचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको चावल की शराब कहते हैं। सर महुआ का शराब सुने थे, चावल का भी शराब होता है क्या भैया, होता है। महुआ का शराब तो आप जानते ही हैं, वो देसी दारू है। और क्या है, चावल का शराब वो लोकल दारू है। क्या है, लोकल दारू है, वो घर में अपना खेती करने वाला है। भैया घर में आप पोचाई या फिर जो कहते हैं इसको क्या कहते हैं, चावल का शराब जो कहते हैं, या फिर इसी को माड़ी कहते हैं। आप घर में भी
बना सकते हैं। प्रिय पेय है, खाने के लिए चावल इंपॉर्टेंट है, जो चावल बच गया उसे पोचाई बना लिए, यानी कि क्या बना लिए, माड़ी बना लिए। और प्रिय पेय मैंने पीने का जो सबसे बेहतर चॉइस वाला पीने का पदार्थ है वो है। संथाल जनजाति के लोग अंग्रेजी नहीं ला सकते हैं, इसीलिए ना ही देसी ला सकते हैं, देसी लाते हैं लेकिन समय समय पर, लेकिन डेली जो चाहिए वो क्या चाहिए, महुआ के अलावा इसको पोचाई चाहिए, जिसको माड़ी कहते हैं भैया। इसमें भी कम नशा नहीं है। संथालों में गोदने का प्रचलन बहुत ज्यादा है, यानी कि क्या भाई साहब, गोदना आप देखे होंगे, गोदना होता है, यहाँ होता है, गला में होता है, बाह में होता है, हाथ में होता है, पैर के नीचे भी होता है, और यहाँ भी होता है, कलाई में होता है, इधर भी होता है, यानी कि गोदना का प्रचलन बहुत ज्यादा है संथाल जनजाति में, ध्यान रखिएगा। और क्या है, पुरुष के बाएं हाथ में सिक्के का चिन्ह होता है। भाई साहब, पुरुष जो है ना, उसका बायां हाथ में सिक्का का चिन्ह होना चाहिए, और सिक्का का चिन्ह नहीं हुआ तो क्या होगा भैया, सिक्का का चिन्ह आपके हाथ में नहीं है, गोदना नहीं है, तो समझ जाइए लड़की आपसे विवाह नहीं करना चाहेगी। हाय तो भाई, क्या कह रहे हैं सर, गोदना जरूरी है, सिक्का का चिन्ह जरूरी है क्या? भैया बिल्कुल जरूरी है, ब्याह आपका होगा ही नहीं। काहे, लड़की तैयार नहीं होगी, शादी करे ले ना, हम नहीं करेंगे। भाई सतर्क हो जाइए, रखिएगा। हाँ, क्या है, हाथ में जो है सिक्के का चिन्ह होना है, और बिना सिक्के के चिन्ह वाले पुरुष के साथ समाज की कोई लड़की विवाह करना नहीं चाहती है। ले भैया, हाय तौबा हो गया। आप यदि गलती से छूट गए हैं, नहीं लिए हैं, तो भैया आपका ब्याह नहीं होगा, अब आप कुंवारे रहिएगा, कहीं व्यवस्था करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। इसके साथ हम क्या है, कोई लड़की विवाह नहीं करना चाहेगी भैया, लेकिन संथाली समाज में बिहिर विवाह क्या है, बिहिर विवाही गोत्रों में विभक्त है, यानी कि क्या है, विभक्त हम यहाँ पे इसीलिए कहें। और ये बिहिर विवाही जो है ना, ये कहा है तो भैया जो गोत्र में बांटा गया है ना, अपने ही गोत्र वाले से कोई शादी नहीं कर सकता है, दूसरे गोत्र वाले से ही शादी कर सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं बिहिर विवाही कहते हैं, विभक्त है। और सगोत्रीय विवाह एक गंभीर अपराध समझा जाता है। सगोत्रीय यानी कि एक गोत्र वाला, मुर्मू मुर्मू से नहीं कर सकता है, और सोरेन सोरेन से शादी नहीं कर सकता है, एक ही गोत्र वाला शादी कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए सगोत्रीय विवाह जो है ना, एक अपराध समझा जाता है। क्वेश्चनवा कैसे पूछेगा सर, तो क्वेश्चनवा पूछेगा कि भैया आप बताइए कि कौन सा ऐसा जनजाति है जिसमें सगोत्रीय विवाह नहीं होता है, तो आपका एक उत्तर संथाल जनजाति भी होगा, ध्यान रखिएगा। गोत्र चिन्ह भी निर्धारित किया जाता है क्या? बिल्कुल, जितना भी गोत्र है ना, सबका गोत्र चिन्ह भी निर्धारित किया गया है। तो इस वीडियो के बाद हम याद रखने का तरीका और गोत्र चिन्ह भी हम बता देंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप इजी वे से बना लेंगे। भैया चलिए आगे। तो गोत्र चिन्ह के प्रति जो है ना, असीम श्रद्धा एवं अज्ञात भय भाव बना रहता है, यानी कि क्या है, गोत्र चिन्ह को मारना और क्या है, नष्ट करना या फिर खाना वर्जित है। जो भी इस गोत्र वाले का चिन्ह निर्धारित किया गया है उसको पूर्ण रूप से सम्मान देना होता है, उसको ना ही नष्ट किया जाता है ना ही अपमान किया जाता है। भैया इस बात को आप याद रखिएगा, और उसको खाना भी वर्जित है। यदि आपका गोत्र चिन्ह कुछ खाने वाला वस्तु है तो आप उसे नहीं खाएंगे, उसको मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, ये कहा गया है संथाल जनजाति में। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा नियम है भैया, बहुत मजा आएगा इसको देखने में। आगे चलिए, आगे क्या है सर, संथाल जनजाति में क्या होगा ना, अनेक प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। अनेक प्रकार का विवाह यानी कि विवाह का प्रकार भैया 4-5 को विवाह करना नहीं। क्या है, अब सोच रहे होंगे भैया अनेक विवाह मैंने क्या 4-5 को पत्नी रखेंगे क्या? भाई साहब मार खा के मुंह लाल हो जाएगा, एकदम गाल फूल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रचलन अनेक विवाह का प्रचलन क्या है, विवाह के प्रकार का प्रचलन है। क्या है, अलग अलग तरह का विवाह होता है, विवाह करने का तरीका अलग होता है। ये नहीं कि 5 को शादी करने का या फिर अनेक शादी करने का प्रावधान है ना भैया, सतर्क हो जाइए, ज्यादा लालची बनना अच्छी बात नहीं है। तो हमने क्या देखा, विवाहों जो है ना, अनेक प्रकार के विवाह का प्रचलन है। जैसे क्या होगा, किरिंग होगा, किरिंग जिसको कहते हैं बहु बापला, इसको कहते हैं किरिंग बापला। दूसरा क्या है, किरिंग जबाई। तीसरा क्या है, इतूत है। और चौथा क्या है, निर्बोलोक है। उसी तरह से क्या है, टुनकी दीपिल बापला है।
घर दी जमाई है, सेवा विवाह है, सांगा विवाह है, और ये सभी क्या है? विवाह के प्रकार है। क्या है? विवाह के प्रकार हैं भैया। इतने तरीके से यहाँ पे शादी हो सकता है। जिसको जो अच्छा लगता है, जो प्रकार अच्छा लगता है, वो अपने विवाह में वही प्रक्रिया को फॉलो करता है कि नहीं हमको जो है ना इतु तो चाहिए, या फिर सांगा विवाह चाहिए, या सेवा विवाह चाहिए। उसके अनुसार से नियम और शर्त बना हुआ है, वो फॉलो करना होता है, उसी गाइडलाइन के अनुसार चलना होता है, विवाह संपन्न हो जाता है। चलिए भाई साहब, क्लियर हुआ। और क्या है सर, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि किरिंग बापला विवाह पद्धति जो है ना सर्वाधिक प्रचलित है। क्या प्रचलित है? किरिंग बापला विवाह पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्या है सर? सबसे ज्यादा प्रचलित है। भैया क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप बताइएगा कि किरिंग बापला क्या है? सबसे प्रचलित विवाह है। यानी कि अधिकतर लोग कौन सा विवाह करना चाहते होंगे? किरिंग बापला वाला करना चाहते होंगे। चलिए भैया, इसमें क्या है ये भी हम बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। अब क्या है, वर पक्ष की ओर से, कन्या पक्ष की ओर से क्या है ना, वधू मूल्य प्रदान किया जाता है। यानी कि वर पक्ष की ओर से क्या है, कन्या पक्ष को दुल्हा बाबू जो है ना दुल्हन को क्या देते हैं? वधू मूल्य देते हैं। क्या देते हैं? वधू मूल्य दिया जाता है। और उसे ही क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। सर हमने तो सुना था कि लड़की के तरफ से जो है ना लड़का को एकदम से दहेज दिया जाता है, मुंह मांगा दहेज दिया जाता है। भैया मुंह मांगा दहेज उसी को मिलता है जेकर सरकारी नौकरी है। कह रहे हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अब हम लेंगे 12 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख। जेकर नौकरी नहीं है ना ओकर विवाह भी होना मुश्किल हो जाता है। दहेज तो लेने के छोड़ दो भाई, तो नौकरी लेने के चक्कर में रहो, और इस बार जो वैकेंसी आया भरो और अच्छे से तैयारी करो, फिर सिलेक्शन लो, फिर ब्याह करो, भोकाली होगा। नहीं तो वैसे लड़की भी आपसे हाथ जोड़ेगी, नहीं बेरोजगार है ना, चाहिए ना, दूरे से प्रणाम कर लेगी, चल जाएगी। भाई सतर्क हो जाइए। तो हमने क्या कहा कि वधू मूल्य जो दिया जाता है लड़के के तरफ से लड़की को दिया जाता है, उसको हम लोग पौन कहते हैं। क्या कहते हैं? पौन कहते हैं सर। और क्या है, संथाल जनजाति मुख्य रूप से क्या है, बाहा या फिर बा या सोहराय या सरहुल या कर्मा, ये सब क्या है? त्योहार का नाम है। क्या है सर? त्योहार का नाम है, जिसमें हम देखेंगे बाहा पर्व या इसी को बा पर्व भी कहा जाता है। सोहराई कौन नहीं जानता है भैया? सोहराई होता है। सरहुल कौन नहीं जानता है? सब जानता है। कर्मा पर्व कौन नहीं जानता है? सब जानता है। तो ये मुख्य रूप से क्या है? त्योहार हैं जो संथाल समाज मनाते हैं। क्या करते हैं? संथाल समाज मनाते हैं। फिर बंधना भी है, एरोक भी है, और माघसिम क्या है, माघसिम भी है, और हरिहार सिम भी है आदि। ये क्या है? पर्व त्योहार के नाम है। क्या है सर? पर्व त्योहार के नाम है जो संथाल जनजाति के लोग मनाते हैं। क्या सर ये सारा पर्व त्योहार जो देखें वो संथाल ही सिर्फ मनाते हैं क्या? ना भैया, झारखंड में निवास करने वाले अधिकतर लोग मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पर्व त्योहार तो सभी लोग मनाते हैं। यहां से आदि पर्व जो मनाए जाते हैं, और इसके अधिकतर पर्व जो हैं कृषि या प्रकृति से संबंधित होते हैं। किससे होगा? पॉइंट टू बी नोटेड। कृषि या फिर प्रकृति से रिलेटेड होगा, या तो खेती किसानी से रिलेटेड होगा, या फिर वो पूरा नेचर से रिलेटेड होगा, प्रकृति से रिलेटेड होगा। जितने भी पर्व त्योहार है ना वो डेडिकेटेड रहते हैं कृषि पर या नेचर पर, प्रकृति पर भैया, है ना। चलिए मजा आ गया। आगे हम लेते हैं, और आगे क्या है, तो संथाल का सामाजिक और प्रशासनिक संगठन किस प्रकार का होता है। यानी कि संथाल जो जनजाति है सर उसका सामाजिक यानी कि समाज किस प्रकार का है, वहां पे प्रशासनिक संगठन किस प्रकार के बनाए जाते हैं, इस पर चर्चा करिएगा। बिल्कुल करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि इनका जो सामाजिक संगठन होता है ना और प्रशासनिक संगठन होता है बड़ा लाजवाब होता है, जो कॉपी करते हैं बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग या संप्रदाय के लोग। क्या है सर बता दीजिए थोड़ा सा। अब हम आपको लेकर के चलते हैं डिटेल, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, संथालों का परिवार ही उसकी क्या है, पहली सामाजिक इकाई होता है। यानी कि भैया कहां से हमारा पूरा इकाई बनता है, तो आप देखिए एक एक व्यक्ति मिलकर के क्या होता है सर, एक परिवार बनता है। और एक एक परिवार बहुत सारे परिवार
परिवार जब मिल जाते हैं तो वही क्या बनता है, समाज बनता है। क्या बनता है सर, समाज बनता है। और ये सब समाज मिलकर के क्या बनता है, एक गांव बन जाता है। क्या बन जाता है सर, गांव बन जाता है। और बहुत सारा गांव मिल जाता है तो इसी तरह से क्या है, बढ़ते चला जाता है भैया। लेकिन सबसे जो छोटा इकाई है वो परिवार का सदस्य और परिवार ही होता है। तो समाज का यदि सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो उसका परिवार ही कहिएगा या परिवार की व्यक्ति कहिएगा। और क्या है, प्रत्येक संथाल ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती है। यानी कि जितने भी संथाल ग्राम है, संथाल का गांव है, वहां पे एक क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। क्या होगा सर, ग्राम पंचायत होगा। बिल्कुल होना चाहिए। कहां होगा ग्राम पंचायत, एक गांव में। ऐसा मत सोचिएगा कि अभी ग्राम पंचायत 5 6 7 गांव मिलाकर के होता है, वो पंचायत नहीं। इनका क्या होगा, गांव, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होगा। क्या होगा, ग्राम पंचायत। क्लियर हुआ। जिसका प्रमुख कौन होगा भैया, मांझी होगा। क्लियर करते जाइएगा। ग्राम पंचायत गांव में होगा, उसका प्रमुख कौन होगा, मांझी होगा। ग्राम पंचायत गांव में होगा, उसका प्रमुख कौन होगा, मांझी होगा। क्लियर हो गया सर। आगे चलिए। अपनी जो है पंचायत का सभापति भी होता है, और वह क्या होता है, अपने पंचायत का सभापति होगा कौन, मांझी ही होगा। क्या होगा, मांझी जो प्रमुख है वो अपने पंचायत के सभापति होंगे। यानी कि जब भी बैठक होगा, जब भी मीटिंग होगा, जब भी पंचायत होगा तो वो सभापति का काम करेगा, संबोधित करने का काम करेगा। कौन करेगा, वो मांझी करेगा भैया, मांझी करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो जाना चाहिए। आगे, मांझी को गांव के प्रशासनिक एवं क्या है, न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होता है। किसको भैया, मांझी को ही। प्रशासनिक यानी कि क्या है, वो प्रशासन भी कर सकता है। न्यायिक यानी कि कोई गलती किया है तो दंड निर्धारित करके उसे दंड भी दे सकता है। ये अभी जो चलता है प्रशासनिक और न्यायिक, उसी प्रकार से गांव स्तर पर भी होता है। कोई समस्या हुआ उसका सॉल्यूशन भी करेगा, कोई कुछ गलती किया तो उसको न्याय भी देने का काम कौन करेगा, तो मांझी ही करेगा। ये जान लीजिएगा। वह ग्रामीणों से संबंधित क्या है, सभी प्रकार के विवादों का निपटारा भी करता है। जितने भी प्रकार का समस्या आया सबका सॉल्यूशन कौन करेगा, तो मांझी करेगा, जो ग्राम का प्रधान होते हैं। चलिए, क्लियर हो गया यहां से। अब आपको हम लेकर के चलते हैं आगे। आगे क्या है, तो दूसरा नाम आपके बीच में आया जिसको अब याद रखना है। पहला हमने देखा मांझी को, दूसरा हम देखते हैं प्राणिक। क्या है सर, प्राणिक है। क्या नाम है इसका, प्राणिक नाम है। तो प्राणिक क्या है, गांव का उप प्रधान होते हैं, जिसको हम मुखिया और उप मुखिया जानते हैं कि नहीं। हाँ, तो गांव का उप मुखिया क्या होगा, उप प्रधान कौन होगा, प्राणिक। लेकिन प्रधान कौन होगा, मांझी होगा। कौन होगा, मांझी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, जो मांझी की सहायता करता है भैया, उप प्रधान जो होता है वो प्रधान का सहायता करेगा, और प्रधान कौन, तो मांझी, तो मांझी का सहायता करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल हम देंगे, मजेदार तरीके से देंगे, सब चीज समझ में आएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 गुना स्पीड कर सकते हैं और देख सकते हैं, मजा आएगा भैया। आगे देख लीजिए। तीसरा जो नाम याद रखना है वो जोग मांझी याद रखना है। क्या है सर, जोग मांझी याद रखना है। और ये मांझी का एक और सहायक होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, जो लोगों के आचरण पर निगाह रखता है तथा वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि जोग मांझी यानी कि गांव के प्रधान का ही एक क्या है, सहयोगी होता है। लेकिन इसका डिपार्टमेंट क्या है भैया, अलग है। ये क्या करेगा, सबका आचरण का, सबका व्यवहार का ये लेखा जोखा रखेगा। और कहीं परिवार में कुछ नोक झोंक हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, वैवाहिक दिक्कत हुआ, यानी कि पति और पत्नी में लड़ाई हो गया, तो निपटारा कौन करेगा, जोग मांझी करेगा। कौन करेगा, जोग मांझी करेगा। इस बात को याद रखिएगा। उसको सुलझाने का काम कौन करेगा, वैवाहिक जीवन की समस्या को सुलझाने का काम कौन करेगा, तो जोग मांझी करेगा। कौन करेगा, जोग मांझी करेगा। क्लियर हुआ। प्राणिक क्या था, तो ग्राम प्रधान का जो है सहायक होते थे, सहायता करते थे, उसके एब्सेंट में प्राणिक काम करेंगे। आगे का पॉइंट क्या है सर, संथाली युवक युवतियों का जो सरदार भी कहा जाता है। भैया आप समझिए कि शादी ब्याह का सारा ठेका किसके ऊपर है, तो जोग मांझी के ऊपर है। तो भैया सब लड़का और लड़की केकरा पकड़ के रखेगा, है? किसको सरदार मानेगा, किसको हीरो मानेगा, किसको बढ़िया मानेगा, जोग मांझी को। कहे ब्याह कौन करवाएगा, तो वही करवाएगा। ब्याह के बाद जो समस्या होगा उसको भी सॉल्यूशन कौन करवाएगा, जोग मांझी करवाएगा। तो जोग मांझी का लगता है कि पैर धो करके भी बहुत सारा लड़का लड़की पीता होगा कि जोग मांझी आप शादी ब्याह कराते हैं, हम आपका पैर धो करके पीते। कहाँ है चरण प्रभु,
लाइए हम थोड़ा सा आपका चरण पकड़ते हैं। जोग मांझी यहाँ पे क्या हो गया, आप लड़का और लड़की का भी, युवक या युवती का भी क्या होता है, सरदार भी कहे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको इतना पावर मिला हुआ है, समस्याओं का समाधान करने का भी पावर मिला हुआ है। किस प्रकार का, तो वैवाहिक समस्याओं का समाधान करने का पावर इनको मिला हुआ है, इसीलिए युवक और युवतियों का सरदार है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निष्पादन कौन करेगा भैया, परानिक करेगा। क्यों परानिक करेगा सर, परानिक इसीलिए करेगा क्योंकि परानिक के बारे में हमने बताया कि गांव का उप प्रधान होता है और पहला प्रधान कौन होता है, तो वो मांझी होता है। मांझी कहीं ब्याह में चला गया और कुछ कांड हो गया गांव में, तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा सर, तो परानिक करेगा। काहे करेगा, ये उप प्रधान होता है इसीलिए करेगा। क्लियर हो गया, यहां तक हो गया। आगे चलिए, आगे कौन सा नाम याद रखना है, तो यहां पे याद रखना है भैया, गोडेत याद रखना है। क्या है, गोडेत है। और ये गोडेत क्या है, संथाल समाज में सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है। क्या करता है, कुछ सूचना है, कुछ नोटिफिकेशन है, उसको ये एकत्रित करेगा कि कैसे कोई फंक्शन होना है, उसमें क्या चीजें जरूरी है, कौन सा सूचना कब देना है भैया, सारा सूचना। यानी कि ये मैसेज डिपार्टमेंट को संभाल लेता है, नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट को संभाल लेता है, और क्या है, संदेश वाहक भी होता है। सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, किसी गांव में सूचना पहुंचाना है, किसी व्यक्ति तक कुछ सूचना पहुंचाना है, तो वो कौन करेगा, तो गोडेत करेगा। कौन करेगा, गोडेत करेगा। ध्यान रखिएगा। और क्या है, उच्च अधिकारियों तक जो है सूचनाएं पहुंचाता है। क्या करता है भैया, उच्च अधिकारी जो है, आला अधिकारी जो है, उससे गांव से स्तर से जो बड़े अधिकारी हैं वहां तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला कौन है, तो गोडेत है। कौन है, गोडेत है। क्लियर हो गया होगा। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। अब गांव से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। क्या रिवाइज करा दीजिएगा सर, सबसे पहले हम क्या देखें, गांव का जो प्रधान होता है उसका नाम क्या होता है, गांव के प्रधान का नाम होता है मांझी। क्या होता है, मांझी होता है। तो हमने यहां पे देख लिया, गांव का प्रशासनिक प्रधान भी मांझी होता है। और मांझी का सहयोगी कौन होता है, परानिक होता है। परानिक को उप प्रधान भी कहते हैं। और जोग मांझी कौन होता है सर, तो ये सहायक ही होता है, लेकिन लोगों को आचरण को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, और सामाजिक जीवन से जितने भी रिलेटेड समस्या है, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड समस्या है, वो जोग मांझी देख लेता है। युवक और युवती का शादी ब्याह का भी ठेका इसके हाथ में है, तो युवक और युवती का सरदार भी जोग मांझी होता है। गोडेत में हमने क्या देखा कि ये संथाल समाज के सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाला है, कहीं संदेश को पहुंचाने वाला है, तो संदेश वाहक इसको कह सकते हैं। बड़े आला अधिकारी तक ये जो सूचनाओं को पहुंचाते भी हैं। आगे क्या है सर, आगे अब देखिए, गांव से बाहर निकलते हैं। और गांव से जैसे बाहर निकलते हैं तो हमने कहा कि 5 से 8 गांव यदि एक साथ मिलते हैं तो एक क्या है, 5 से 8 गांव पर एक देश मांझी होते हैं। कौन होते हैं, देश मांझी। नमुआ कैसे याद रखेगा सर, तो एक गांव रहेगा तो गांव में मांझी रहेंगे। क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हो गया, मांझी। अच्छा, 5 से 8 को गांव मिल जाएगा तो उसको देश मांझी कहेंगे। क्या कहेंगे, देश मांझी कहेंगे। बिल्कुल सर, ये भी क्लियर हो गया। ऐसे विषय जिनका निपटारा गांव स्तर पर नहीं हो पाता है, उन्हें मांझी द्वारा देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। ले भैया, मजा आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। मान लीजिए कोई ऐसने मैटर गांव में हो गया, अरे भाई ऐसने मैटर माने क्या है, कुछ बड़े मैटर हो गया, कुछ कांडे ऐसा हो गया जो मांझी के समझ से बाहर का है। क्या किया जाए, अरे भैया ये थोड़ा सा बड़ा कांड हो गया है, तो क्या किया जाएगा भैया, मांझी रिस्क नहीं लेगा। मांझी रिस्क नहीं लेगा, क्या करेगा, उसको भेज देगा किसके पास, देश मांझी। जो 5 से 8 गांव का प्रधान है, मांझी ट्रांसफर कर दिया अपने फाइल को किसके पास भैया, देश मांझी। अब आप ही समझिए, आप ही इसका निपटारा कीजिए, है कि नहीं। तो बड़े से बड़े समस्याओं को किसके पास भेज दिया, देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। और देश मांझी 5 से 8 गांव का प्रधान है। बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आता है 15 से 20 गांव को यदि हम शामिल करते हैं तो उसको मिलाकर के एक परगना बनता है। क्या बनता है सर, परगना बनता है। यानी कि 15 से 20 गांव को यदि हम मिला दें तो उसको हम परगना कहेंगे। क्या, बिल्कुल कहेंगे भैया। और जिसका प्रधान भी होता होगा, बिल्कुल प्रधान होगा। और प्रधान को क्या कहते हैं सर, तो परगनेत कहते हैं। क्या कहते हैं सर, परगनेत कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ,
नहीं। अब परगना है तो परगनेत नामो याद रहेगा। परगना कितना गांव, तो 15 से 20 गांव। कितना गांव सर, 15 से 20 गांव को मिलाते हैं परगनेत में, और इसको परगना में मिलाते हैं, और इसके प्रधान को परगनेत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगनेत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लॉलीपॉप है। आगे आगे क्या है, तो प्रगनेत संथाल समाज की सर्वोच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, प्रगनेत हो गया 15 से 20 गांव का, यानी कि एकर माथा पर ज्यादा लोड होगा कि नहीं, बिल्कुल लोड होगा। अब देखिए भैया, मांझी जो गांव स्तर का होता है, वो जो समस्या का समाधान नहीं कर पाया, वो भेज दिया किसके पास, देश मांझी जो 5 से 8 गांव का प्रधान है। और देश मांझी से भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जो सॉल्व नहीं हुआ, तो इसके पास भेज देगा, किसके पास, जो 15 से 20 गांव के प्रधान हैं, यानी कि परगनेत हैं, उनके पास भेज देंगे। और अंत में इनके पास तो कोई सॉल्यूशन होगा ही होगा। क्यों भैया, क्योंकि 15 से 20 गांव का ये प्रशासनिक भी अधिकारी होते हैं और न्यायिक संस्था का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि प्रशासन भी कर लेंगे, और कोई ऐसा कुछ बड़ा गलती कर दिया है तो उसको सजा भी देंगे, उसका न्याय व्यवस्था भी कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम आपको एक बार बता देते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए। और गांव के बीच में उत्पन्न विवादों का समाधान करते हैं, यानी कि सीधे से अर्थों में कह लीजिए, दो गांव भी कभी लड़ गया, कभी झगड़ गया, कभी क्या हो गया, दो गांव में ही नोकझोंक हो गया, क्या रे तुमको हम देख लेंगे, ये गांव वाला बोल रहा है तुमको देख लेंगे। भैया ये बड़ा मैटर है। क्या है, बड़ा मैटर है। और ये बड़ा मैटर का निपटारा कौन करेगा, परगनेत करेगा, जो 15 से 20 गांव का प्रधान है वो करेगा। नहीं यहाँ पे देश मांझी उलझने जाएगा, ना ही मांझी उलझने जाएगा। परगनेत को सूचित कर देगा कि यहाँ बड़ा कांड हो चुका है, दो गांव आपस में लड़ चुके हैं। भाई ऐसा है ये शासन व्यवस्था इनका। चलिए थोड़ा सा आगे आपको हम लेकर के चलेंगे। अब हम क्या देखेंगे, संथाली समाज में अपराध जो कुछ हो गया है उसका दंड भी निर्धारित होगा। हमने तो न्याय व्यवस्था अभी देख लिया, प्रशासनिक व्यवस्था देख लिया भैया, सबका प्रधान बना हुआ है कि नहीं, बिल्कुल है। तो क्या दंड भी निर्धारित किया गया होगा, क्या कोई ऐसा कांड कोई कर दिया, कोई ऐसा गलती कोई कर दिया, कोई ऐसा लड़ाई कर दिया, कुछ भी हो सकता है गांव स्तर में, भैया होता ही है, एक से बढ़कर के एक कांड होता है, तो उसके लिए दंड होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और दंड भी हम देखते हैं क्या है। तो देखिए संथाली समाज में अपराध के लिए जो है ना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से दंड का प्रावधान किया गया है। कितना, या तो आपसे पैसा वसूल लिया जाएगा, या सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, या शारीरिक रूप से आपको दंड दिया जाएगा। अच्छा, शारीरिक दंड में ज्यादा क्या चलता है, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दिया और पकड़ा गया, भाई साहब क्या होता है, उसका पहले धजिया उड़ा दिया जाता है पीट के, जो भी आया वो अपना हाथ साफ कर ले चटाक, ले चटाक, ले चटाक। भाई समझ ले, गलती कर दिया, नादान था, तो इसका मतलब ये शारीरिक दंड आप दे रहे हैं, यानी कि जो आया वही लात जूता मार रहा है। भैया ऐसा मत करिए, बेचारा ज्यादा प्यार में पागल था, क्या हो गया, कोई बात नहीं, उसको क्या है समझाइए बुझाइए थोड़ा सा, क्या है आप यदि ज्ञान देंगे उसको तो बेचारा समझ जाएगा, नाबालिग आदमी है। हाँ, तो कितने प्रकार के हमने देखा भैया, पहला आर्थिक देखा, दूसरा सामाजिक देखा, तीसरा शारीरिक रूप से दंड दिया जाता है। अब हम देखते हैं क्या क्या दंड मिलता है। पहला है सगोत्रीय विवाह। हमने क्या देखा, जनजाति जो है, संथाल जनजाति में सगोत्रीय विवाह को अपराध माना गया है, कि यदि कोई लड़का या लड़की अपने ही गोत्र वाला से ब्याह कर लिया, या लव मैरिज लड़की को लेकर के भाग गया, तो भैया वो एक अपराध है, और उसे भी क्या है, दंड दिया जाएगा। तो सगोत्रीय विवाह जो है ना, और विजातीय विवाह, सगोत्रीय विवाह यानी कि एक गोत्र में, विजातीय विवाह यानी कि अलग अलग जात में विवाह, और गैर जनजातीय विवाह या फिर इसको कहते हैं यौन अपराध जो होता है, वो अन्य गंभीर अपराध के लिए क्या है, सबसे कठोर सजा जो होता है। यानी कि ये सब जो कोई गलती कर दिया, ये सब गलती कोई कर दिया, तो उसके लिए सबसे कठोर जो सजा दिया जाता है, उस सजा का नाम क्या है, बिटलाहा है। क्या है, बिटलाहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आपको याद रखना है भैया। क्या नाम है इसका, बिटलाहा। क्या नाम है, बिटलाहा, जिसका मतलब क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार कर देना होता है। क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार कर देना होता है। यानी कि सीधे से अर्थों में आप कहिए ना सर, कि इतना सारा गलती यदि कोई आदमी कर दिया तो उसको डायरेक्ट समाज से बहिष्कार कर देगा। जैसे आपको हम बताते हैं, कोई लड़का
कोई लड़की को लेकर के भाग गया और वो उसी के गोत्र का है, तो भैया क्या होगा सबसे बड़ा दंड संथाल जनजाति में? तो वो होगा बिटलाहा। और बिटलाहा में क्या होगा? सामाजिक बहिष्कार कर देगा। क्या कहेगा? अरे अब तू ये समाज में रहेला कि नहीं, यानी कि उसको समाज से ही निष्कासित कर दिया, हटा दिया। बोला नहीं, तुम इस समाज के लायक हो ही नहीं, जाओ अब तुम अपना जिंदगी जी लो। और वो लड़का भी क्या करता है? चल सिमरन, अब हम लोग जी लेते हैं अपना जिंदगी। भाई साहब, ऐसा काम मत करना जिसमें समाज और परिवार को छोड़ करके जिंदगी जीना पड़ जाए। इसीलिए ये सारे नियम को मान लेना और अच्छे से जीवन यापन करना। शादी ब्याह का मन करने लगे तो घर परिवार को बता दीजिए, समाज को बताइए, शादी ब्याह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब गलती मत करिएगा। तो हमने क्या देखा? बिटलाहा में सामाजिक बहिष्कार होता है और ये प्रावधान कहा गया है। चलिए सर, ये आपने सजा के बारे में बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सजा के बारे में बता दिए, जो बड़ा गलती करेगा। लेकिन ऐसा भी होगा ना, छोटा अपराध बहुत सारे लोग करेंगे, तो छोटे अपराधों के लिए जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना लगा दिया जाएगा, या फिर भोज भात हो जाएगा। भैया छोटा सा गलती किए, किसी लड़की को छेड़ दिए, लेके भाग नहीं पाए, छेड़ दिए, कोई बात नहीं, आपका भी वो अपराध होगा, लेकिन छोटा गलती होगा। क्या होगा? या तो आपको जुर्माना लगा दिया जाएगा, या तो आपको कहा जाएगा कि नहीं, पूरे गांव को भोज भात कराओ, सबको खिलाओ भैया, पूरा गांव को बैठा के खिलाओ, तो उसी को भोज भात कहते हैं। तो भोज भात का भी एक क्या है? सजा ही है। तुम गलती कर दिया, सॉरी बोलो और भोज भात खिला दो। ये व्यवस्था कराना आदि जो है ना, दंड दिए जाते हैं। और दोषी व्यक्ति को समाज के समक्ष में क्षमा याचना करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है, आपने गलती कर दिया, समाज के सामने हाथ जोड़ करके बोल दीजिए कि सॉरी भैया, गलती हो गया, जाने में अनजाने में गलती हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं, और आज हम पूरा भोज भात का व्यवस्था कर देते हैं, पूरे गांव को खिला देंगे। ये हो गया गलती। और क्या है? सामूहिक भोज कराना पड़ता है, वही हम बोले भोज भात। इसके बाद ही दोषी जो है ना व्यक्ति पुनः समाज का अंग बन पाता है। यानी कि ये काम करेगा, क्षमा याचना करेगा, भोज भात कराएगा या जुर्माना भरेगा, तभी वो क्या है, फिर से वो समाज का अंग बन पाएगा। नहीं तो लोग उसको बहिष्कार कर देगा कि भाग रे, तुम्हारा अब जो है समाज ये नहीं है, तुम इस समाज के लायक नहीं हो। अब क्या है वर्तमान समय में, क्या है भैया इसका स्थिति और क्या है चीजें? तो देखिए, वर्तमान समय में भी संथालों की पारंपरिक संस्थाएं सक्रिय है। क्या है? यानी कि अभी भी ये चल रहा है। अब कहेंगे सर हमारे गांव में तो वार्ड सदस्य आ गया है। वार्ड सदस्य क्या है? अरे वार्ड सदस्य बढ़िया शासन प्रशासन ये सब चला रहा था, जो पहले से चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं होता था। आदमी गलती करने से बार बार सोचता था, विकास भी कार्य अच्छा से होता। अरे भाई, अभी भी इन लोग मानते हैं, बहुत अच्छा है, सैल्यूट है, सलाम है, जोहार है भैया आप लोगों को। हत्या और डकैती जैसे जो है ना गंभीर अपराधों को छोड़ करके अन्य अपराधों का निर्वहन जो है ना, निर्णय इन्हीं पारंपरिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यानी कि हत्या और डकैती अब क्या हो गया? कानूनी प्रक्रिया बन गया है, उसके अनुसार से उसको सजा दिया जाता है, कानून के अनुसार से। इसीलिए हत्या को और फिर डकैती वगैरह जो बड़ा बड़ा कांड है भैया, उस सबको छोड़ देता है। लेकिन जो भी चीजें समाज में देखने को मिलता है और भी गलतियां मिलता है, उसका निपटारा आज भी पुराने तरीके से ही लोग करते हैं। पुराना तरीका ही बड़ा लाजवाब है, बड़ा बेस्ट है, बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे ही ये सारे लोग फॉलो करते हैं और इनका कॉपी अन्य जाति के लोग भी करते हैं। ये भी मान करके चलना होगा, इतना शानदार इन लोग का है। जितने भी लोग संथाल समाज से हैं, संथाल जनजाति से हैं, भैया आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि जितना भी कंटेंट हमने बताया, क्या उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं क्या, या फिर कुछ और इसमें ऐड ऑन हो सकता है क्या, या कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या? कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम जब अगले बार किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करें तो आप सभी का राय मशूरा बहुत जरूरी है, आप सबों का सलाह बहुत जरूरी है। तो संथाल जनजाति के बारे में हमने डिटेल आपको बता दिया है। पूरा तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज और आपको हम बता देते हैं गहराई से, वो गहराई से क्या है, तो आप यदि पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो मिशन मंजिल एक ऐप है। क्या है सर? मिशन मंजिल एक ऐप है भैया, वहां मिशन मंजिल पर जाना और वहां पे पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। सर पैसा लगेगा क्या? नहीं भैया, पैसा नहीं लगेगा। हम भी संथाल जनजाति के जैसा ही दरिया दिली आदमी है, बड़ा लाजवाब आदमी है भैया। फ्री में सारा कंटेंट मिल जाएगा। चाहे आप झारखंड जीके पढ़ना चाहते हैं या फिर भाषा का जो है विषय पढ़ना चाहते हैं, जैसे खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, तो वो
वो सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाने वाला है। नो टेंशन, नो फ्रस्ट्रेशन, कुछ नहीं। आपने डिसाइड कर लिया है दरोगा बनना, आपने डिसाइड कर लिया उत्पाद सिपाही में जाना, आपने डिसाइड कर लिया है झारखंड पुलिस बनना, तो भैया आपका स्वागत है। आइए और तैयारी में लग जाइए, आप भी अपने मुकाम पर एक दिन पहुंच जाएंगे। इसीलिए मिशन मंजिल से कहते हैं कि अपने तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए, मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन।